सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय का जो नया 2025 का ये आपका राजन सीरीज है, इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूं। पूरा बहुविकल्पी प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया था और पिछले क्लास में मैंने आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को स्टार्ट किया था, जिसमें 24 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। ठीक है, यहां तक आपका राजन सीरीज में सॉल्व करा चुका हूं। इससे पहले का आपको जो कुछ भी देखना है या आगे का भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो देखना रहेगा या क्लासेस देखना रहेगा, कुछ भी देखना हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पे आप देखोगे तो सब कुछ जो है आपको प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस लगे हुए मिल जाएंगे। पहले आपको चैप्टर वाइज जो मैंने क्लासेस लिया है आपका वो देखने को मिल जाएगा और वो इस तरीके से आधा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लासेस के बाद आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल पेपर्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका, सिलेबस का जो आपका पीडीएफ है, जो राजन सीरीज का पीडीएफ है, पवन सीरीज का पीडीएफ है और आपका जो डाउट है, ये सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा अस्तित्व अकेडमी ऐप पे, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे 4th सेमेस्टर कोर्स में एक छोटा नाम मात्र का फीस दे करके आप 8 विषय 6 महीने तक, 1 साल तक बल्कि पढ़ सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहती है कोर्स की। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके आगे के जो प्रश्न हैं सीरीज में जो दिए गए हैं अति लघुत्तरी में प्रश्न संख्या 25 से, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको आता है तो नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वहां पे आपको पूरा सोल्यूशन जो है दिया जाएगा। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूरा तुरंत जो है आप कॉल करिए, आपको पूरा जो है असिस्टेंस किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न संख्या 25 है आपका, बेलन किसे कहते हैं। अब बेलन आप सभी ने देखा है, आपके घरों में सिलेंडर है और इसमें कुछ बताना नहीं है आपको कि एक आयत को उसकी एक ही भुजा के परितः चारों तरफ घुमाने पर प्राप्त विमीय आकृति बेलन होता है, जहां आर बेलन की त्रिज्या, एच बेलन की ऊंचाई या लंबाई होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला आप लाइन इसको हटा लीजिएगा और अच्छे से आपको ये बेलन जो है दिखेगा। ये वाली लाइन हटा दीजिए। ये देखिए, एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक आयत आपको दिख रहा है ABCD। ठीक है, इस तरीके से ये आयत है और इस आयत को ऐसे आपने घुमा दिया। ठीक है, इस पे दो ये एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस हो गया। ऐसे जब आप घुमाएंगे इस तरीके से तो ये क्या आपकी बेलन का आकृति ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाता है। या फिर आप इसको पेज को या तो इस तरीके से घुमा के आपने बना दिया बेलन, या फिर इसको मोड़ करके आपने इस तरीके से जब जोड़ दिया तो ये बेलन बन जाता है। ठीक है, 2 तरीके से बेलन बनता है। तो किसी तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 26 है, शंकु किसे कहते हैं। संख्या 26 क्या कह रहा है कि शंकु किसे कहते हैं। तो शंकु देखिए, एक समकोण त्रिभुज को उसके ऊंचाई के परितः घुमाने से बनी त्रिविमीय आकृति शंकु होती है। अब एक त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हैं उसको आप लेंगे, मान लेते हैं कि इस तरीके से ये कुछ आपको त्रिभुज नुमा दिख रहा होगा। इस त्रिभुज को जब आप ऐसे एक्सिस पे घुमाएंगे तो ये क्या आपका बेलन का आकार लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक त्रिभुज आप देख पा रहे हैं AOB, इसको जब इस प्रकार से घुमाया गया तो ये क्या बना, बेलन बना। और ये ऊंचाई h होती है यहां से AO, और ये तिरछी ऊंचाई होती है, और ये केंद्र में आपका वृत्त बनता है जो त्रिज्या R होती है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L ये, और त्रिज्या, और ये लंबवत ऊंचाई, और L का जो मान होता है वह होता है √R² + H²। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक, तो इस तरीके से परिभाषा अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं इसका
जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे एच छूट रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, आपको सीरीज में गलत दिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिज्या कितनी है? अब देखिए, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यह पूछा जा रहा है। देखिए, शंकु, अभी आपने आकृति पढ़ा, इस तरीके की आकृति क्या है, यह है आपका शंकु और इसका आयतन दिया गया है और ऊंचाई जो है h आपसे पूछा जा रहा है और इसकी जो है यहाँ पे त्रिज्या पूछा जा रहा है। लंबवृत्तीय शंकु, ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कितनी है, 24। ठीक है, देखिए ऊंचाई, जब तिरछी ऊंचाई देना होगा तो तिरछी ऊंचाई लिखेगा। तो यहाँ पे अब हमको आयतन पता है, अब इसका आयतन क्या होता है, अभी सूत्र आपने देखा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। देखिए आयतन कितना है 1232, 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमको निकालना है आर स्क्वायर इंटू एच है आपका 24। अब इसके बाद देखिए, इससे 3 से काटिए 24 को, 8 त्रिक 24 और इसके बाद 7 को इधर भेज दीजिए। देखिए इधर केवल आर स्क्वायर रख लीजिए और बाकी चीजें जो है वो बराबर के इधर भेज दीजिए। तो 1232 में यहाँ जो बटे में था यहाँ के गुणे में हो जाएगा, गुणे 7 और फिर बाकी चीजें भाग में हो जाएंगी, बटे 22 और 8 जो है भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 22 11 से कटता है, क्या ये 11 से कटेगा? ये 11 से कटेगा, बिल्कुल 11 दूनी 22 और ये कटेगा 11 एकन्नम 11, 1 बचा 13, फिर एक बार जाएगा और उसके बाद 2 बचा, 2 बार जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या ये 8 से कटेगा? देखिए 8 एकन्नम 8 और 3 बचा, बिल्कुल 8 से कट जाएगा, 8 एकन्नम 8 और 8 एकन्नम 8, 3 बचा 32 हो गया और 8 चौक 32, 14 बार। तो ये हो गया आपका 14 गुणे 7 बटे 2, 2 से काटिए 14 को तो 7 बार में कट गया और ये हो गया 7 गुणे 7। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 7 गुणे 7 यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर और आर बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर। तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा। यहाँ पे आर का जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक, आर की वैल्यू, और यहाँ पे सब सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेमी और उसके आधार का व्यास 64 सेमी है तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब देखिए आपको तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है यहाँ पे आसानी से। और यहाँ पे r आपका कितना है, शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई जो 60 है और व्यास है 64, व्यास है 64 यानी कि 2r है 64। तो r कितना हो जाएगा आपका, r जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर और यहाँ पे ऊंचाई h कितना है 60, तो r की जगह आप लिखिए 32 का स्क्वायर और h जो है ऊंचाई 60 का स्क्वायर। ये हो गया। अब l बराबर हो जाएगा √32 का स्क्वायर कर लीजिए तो 32 गुणे 32, 2 दूनी 4 और 6, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, ये हो गया 4 12 और 10, 1024। 32 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर 6 चौक 36 और 2 0 3600। अब L बराबर हो जाएगा √ कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आपका 4 2 6 4 4624
4624 आ गया। अब इसका वर्गमूल लेना है 4624 का, तो वर्गमूल ले लीजिए इस तरीके से, पेयर बना लीजिए। और पहला पेयर है आपका 46, 46 में भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे, यहाँ पे 46 से ऐसी संख्या हम लेंगे जिसका जो वर्ग है 46 के बराबर या उससे छोटा होता हो। तो जो 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का 49, और तो 6 जो है हम लेंगे, तो यहाँ पे 6 से 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 36, और यहाँ 6 लिखेंगे, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 12, और इसके बाद यहाँ घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 10, और ये 2 और 4 ये भी उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या जो है बढ़नी है। अब हम कितने से गुणा कर दें यहाँ पे कि ये जो है 1024 के बराबर, यहाँ पे क्या लिखें कि आपका ये 1024 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 125 होगा, 125 दहाई में कितना होता है, 1250, 1250 का आधा करेंगे तो कितना, 625, तो 625 के पास पहुंचेंगे, तो 6 7 8 8 रख के देखेंगे तो इसके करीब हम पहुंच जाएंगे। तो 128 और 8 बार जाएगा भी, 8 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 हो जाएगा, हासिल लगा 2, और 8 के नम 8 और 2 10, 1024 बिल्कुल एग्जैक्ट आ जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 8 बार जब ले जाएंगे तो पूरा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 बार गया तो यहाँ 8, यानी कि वर्गमूल आपका कितना आ गया, 68। तो यहाँ पे L का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 68 सेंटीमीटर, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई 68 हो जाएगा। जब त्रिज्या आपका कितना है, त्रिज्या आपका 32 है, और जो सीधी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई है वह 60 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 68, ये 32 था, ये 60 था, तो ये 68 होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे आसानी से। अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खुद भी सॉल्व आप करते रहिए। प्रश्न संख्या 29 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेमी तथा उसकी ऊंचाई सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ शायद मिस हो रहा है प्रश्न में, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, 29 में जो है लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी ऊंचाई दी गई है 23 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके सीरीज में दिया गया है 23 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अंक बस यहाँ नहीं लिखा है, 23 सेंटीमीटर है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो देखिए वही पिछला प्रश्न आपका, तो यहाँ पे आप L बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहाँ पे भी व्यास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो R कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और अब जोड़ लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस H, ऊंचाई आपकी कितनी है, 23 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 4 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 533। अब देखिए 529 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो 23 आता। अब इसमें बस 4 बढ़ोतरी हो रही है, 4 अंक की, तो कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वर्गमूल लेते हैं, देखिए 533 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, फिर उसके बाद 2 से आप भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 बार गया ये, और फिर 2 जुड़ेगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, अगला पेयर उतर जाएगा 33, ठीक, 33 उतर गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखें कि इसके बराबर चला जाए, 1 लिखेंगे तो 40 जाएगा, 2 लिखेंगे तो 84 जाएगा, 3 लिखेंगे तो कितना जाएगा, 120, 129 चला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे देखिए 129 घटा देंगे 133 में से, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 43 में ये 3 जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 46। अब देखिए यहाँ पे 4 शेष बचा हुआ है, और यहाँ 3 बार गया था, तो 23 बार, ये 23 लगभग हमारा जो है ये वर्गमूल आएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक। लेकिन यहाँ पे 46 के बगल अभी एक अंक आना बाकी है, लेकिन वो अंक कब आएगा, वो अंक आएगा जब हमारा यहाँ पे
कुछ पोटेंशियली हमें जो भाग देने के लिए कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, शून्य बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी जो है देखिए 46 के बाद यहाँ पे आएगा तो कम से एक आएगा कम से कम, तो यहाँ पे 461 होगा। तो यहाँ पे एक शून्य और हम बढ़ाएंगे, एक शून्य और बढ़ाएंगे तो यहाँ एक शून्य और बढ़ जाएगा। अब देखिए भाग तो अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक शून्य और हम बढ़ा देंगे और अब देखिए भाग करेंगे तो ये 4600 अगर 100 से गुणा कर दिया जाए इसमें, अगर यहाँ पे 9 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये 9 जो है एक्सीड कर जाएगा। 8 यहाँ बढ़ाते हैं तो 8 बार जाएगा और जो है हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23.08। यही जो है ये हमारा वर्गमूल होगा और इतना ही सेंटीमीटर ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी शंकु की, 23.08, यानी कि लंबवत ऊंचाई 23 है तो उससे थोड़ी सी अधिक हमेशा रहेगी, लंबवत ऊंचाई से तिरछी ऊंचाई हमेशा ज्यादा ही रहेगी। ठीक, तो अब यहाँ पे ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, दी गई संख्याओं की औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 6 संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत आपको निकालना है। तो औसत निकालने में कुछ नहीं सोचना है आपको, बस जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी को जोड़ दीजिए। 7 धन 4 धन 3 धन 4 धन 7 धन 5 और बटे जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए। 6 संख्याएं दी गई हैं, 6 से भाग कर दीजिए। अब जोड़ लीजिए, 7 और 4 11, 3 14, 4 18 और 7 25 और 5 30, 30 बटे 6, 6 से भाग करेंगे, 6 25 30, 5 बार। औसत कितना आ गया, 5। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 31। देखिए यहाँ पे, दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 है, अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। दो बेलन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बेलन में क्या होता है, बेलन में एक आधार की त्रिज्या होती है और एक होता है ऊंचाई। ठीक, तो पहले बेलन में मान लेते हैं त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 है, और दूसरे बेलन में हम मान लेते हैं जो त्रिज्या है R2 है और ऊंचाई H2 है, ये मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास के अनुपात जो है, जो व्यास का अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है। ठीक, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात। अब समझिए कि व्यास का अनुपात, पहले बेलन का व्यास कितना होगा R1 बटे दूसरे बेलन का आयतन कितना होगा R2, जो कि दिया गया है आपको 3:2, यानी कि इसको लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, यानी कि पहले यहाँ पे लिखिएगा पहले बेलन का व्यास और बटे दूसरे बेलन का व्यास बराबर होगा 2R1/2R2 और बराबर 3/2। अब यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पे आपको पता चल गया R1/R2 ये कितना है 3/2। ठीक है, यानी कि जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्याओं का अनुपात हो गया, ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, ऊंचाइयों में कितना अनुपात होगा ये आपको निकालना है। अब समझिए, ऊंचाइयों में अनुपात आपको निकालना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे आप ऊंचाइयों में अनुपात निकालेंगे। अब समझिए कि सबसे पहले जो आपको बताया है, दो समान आयतन वाले बेलन हैं ये, यानी कि V1 बराबर V2 के है, V1 बराबर V2 के है, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि आयतन कितना होता है πr²h, यही होता है। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर और पहले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और इंटू H1, ये हो जाएगा, और दूसरे का कितना हो जाएगा πr2 का स्क्वायर इंटू H2, ये हो जाएगा। ये हमको दिया गया है। अब देखिए पाई पाई दोनों तरफ है, अब यहाँ पे पाई पाई जो है कट सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप कुछ ना करिए, आपको जो निकालना है वो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो आप H1/H2 बनाइए, बाकी चीजों को एक तरफ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए H1 और H2 को इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा H1/H2, और ये अब यहाँ पे बचा है कितना πr2 का स्क्वायर
और यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर इधर चला आएगा तो भाग में हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, H1 बाई H2 बराबर हो जाएगा R2 बाई, अब देखिए R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ये हमको चाहिए। अब हमको पता क्या है, R1 बाई R2 पता है, तो हम R2 बाई R1 भी निकाल सकते हैं, बस पलट दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो गया। ठीक, अब यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे R2 बाई R1 का मान कितना है 2/3, तो 2/3 रख दीजिए और 2/3 का स्क्वायर होना है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, 4/9, यानी कि H1 बाई H2, यानी कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, हमको देखिए H1 बाई H2 ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से दिया था दो बेलनों का अनुपात 3:2 है, तो पहले का 3 दूसरे का 2। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे पहले का 4 हो जाएगा, और जब आयतन समान है तो पहले का अगर त्रिज्या ज्यादा है तो ऊंचाई कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए आप कि यहाँ पे H1 बाई H2 कितना होगा 4/9। इसके बाद देखिए प्रश्न 32 है, एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है, इस नली के बनने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। अब एक खोखली बेलनाकार जो है नली, अब खोखली आपने पाइप्स देखी होती हैं, तो पाइप लोहे वाली भी देखी होगी आपने, प्लास्टिक वाली, तो इस तरीके से वो क्या होती है खोखली होती है, और उसको बनाने में कुछ मटेरियल जो है वो लगा होता है, आपको पता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक लोहे की जो है, लोहे का बेलन है, जो पाइप होता है वो आपका कैसा होता है बेलन के ही आकार का होता है, तो ये एकदम बीच वाला जो पार्ट है वो खाली है, और ये इन दोनों के बीच वाला जो पार्ट है ये भरा हुआ है, आपको पता है इस तरीके से ये भरा हुआ पार्ट है। तो अब इसमें कुछ मटेरियल लगा होगा ना इसको बनाने में, तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये कितना मटेरियल लगा है ये आप कैसे निकालोगे। आप देखिए आपको दिया गया है बाहरी जो दो बेलन होंगे आपके पास, एक बाहर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जो खोखला है बिल्कुल खाली स्थान है वो भी अपने आप में एक बेलन है, और जो बाहरी अगर बिल्कुल बाहर से देखें तो भी एक बेलन बन रहा है, तो बाहर से एक बेलन बन रहा है, एक अंदर से बन रहा है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि बेलन अपने आप में क्या करता है एक जगह घेरता है, तो बाहर वाले का अगर हम आयतन निकाल लें और अंदर वाले का आयतन निकाल लें, और बाहर वाला जितना जगह घेरा है उसमें से हम अंदर वाला जो खाली है उसके जगह को निकाल दें, तो हमको पता चल जाएगा कि बीच में कितनी जगह है, मतलब कितना जो है मटेरियल लगा है, यही आपको निकालना था। ठीक है, ये आप आसानी से अब निकाल लोगे, किस माध्यम से, बाहरी जो बेलन है उसका आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे बाहरी और आंतरिक। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जो लोहे की एक बेलनाकार नली है जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है। अब लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी ऊंचाई जो है वह कितनी है, h बराबर 20 सेंटीमीटर है, और दोनों ही बेलन का जो ऊंचाई होगा वह तो समान होगा। ठीक, ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि दोनों बेलन उसी साइज के हैं। अब इसके बाहरी तथा आंतरिक व्यास आपको दिए गए हैं, तो बाहरी व्यास जो है, बाहरी व्यास को हम 2r1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 2r1 जो है आपका 8 है, यानी कि r कितना हो जाएगा, r1 जो हो जाएगा वह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आंतरिक को हम r2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आपका 2r2 बराबर कितना दिया गया है 6, यानी कि r2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग करिए 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको कितना आयतन लोहे का लगा है ये निकालना है, तो यहाँ पे आयतन जो लगा होगा बड़े वाले, यहाँ पे लिखिएगा आप, लोहे नली में बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर बाहरी नली बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का
आयतन, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा ये। अब V1 कितना होगा, V1 होगा आपका पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, और आंतरिक होगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे पाई और एच जो है कॉमन है, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ये आपका ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब पाई का जो मान है वह 22/7 आपको यहाँ पे दिया है रखने के लिए, और इनटू एच कितना है आपका 20 है, और R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर यानी कि R1 आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर 9। अब इसके बाद देखिए घटा लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 20, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, और 22 का गुणा 20 में हो जाएगा, तो 44 और 0 सेंटीमीटर क्यूब, 440 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो आसानी से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन आप घटा दोगे तो कितना लोहा प्रयुक्त हुआ है, ये आसानी से यहाँ पे आप निकाल लोगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपको थॉट भी मिल गया जो प्रैक्टिकल जीवन में आपका प्रयोग हो सकता है, तो थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे आप, और बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 33 है, यहाँ पे गुणनखंड करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का। अब ये माइनस है या नहीं एक बार हम देख लेते हैं, सीरीज में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वो आपका डैश है, ठीक है, ये आपका डैश है, एक्स पे एक्स स्क्वायर पे माइनस नहीं है, ठीक है, ये आपका डैश है। अब यहाँ पे इसका आपको गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए बीच वाले पद को दो पदों में आपको तोड़ देना है। अब ये माइनस है, तो जो जिसमें टूटेगा वो दोनों माइनस बनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए। और गुणा कितना आना चाहिए, 12 के बराबर आना चाहिए, और जोड़ जो है -7 के बराबर आना चाहिए। तो दोनों नेगेटिव में टूटेंगे, तो -4x और -3x आप कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो पहले दो पदों में यहाँ x बचेगा, यहाँ पे -4, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे धन 12 था और -3 कॉमन आया है, तो प्लस में से माइनस निकाल रहे हैं। अब देखिए प्लस था कोई चीज, प्लस कैसे बनता है, 2 बार माइनस का गुणा होकर के, एक माइनस हम निकाल लेंगे तो एक माइनस बच गया, यानी कि माइनस हो गया। और उसके बाद 3 निकाल रहे हैं 12 में से, तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 निकाल लिया तो बचा क्या 4। अब देखिए -3 का गुणा -4 में आप करोगे तो कितना मिल जाएगा 12। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। x -4 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है, गुणे के रूप में दोनों जगह है। x -4 को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल लिया दोनों जगह से हमने, और यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे बचा -3, तो यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड मतलब इसको x स्क्वायर -7x प्लस 12 को हम इतना भी लिख सकते हैं गुणे के रूप में। जो 3 पद आपको जोड़ घटाने के रूप में दिख रहे थे वो 2 पदों के गुणे के रूप में आ गए, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे भी है आपको गुणनखंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, इतना लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि गुणा हमको 20 लाना था, तो 5 और 4 में हमने तोड़ दिया, 5 चौक 20 हो जाता है, और x कॉमन ले लीजिए, तो x धन 5 और धन 4 कॉमन यहाँ हो जाएगा, तो x धन 5, और ये x धन 5 दोनों जगह है, तो x धन 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका x धन 4। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से यहां तक हम पहुंच गए, यही आपका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बाई sin 3 थीटा प्लस sin थीटा बराबर cot 2 थीटा के है। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, एक तरीके से सिद्ध करना है। ये आपके सीरीज में लिखा होगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है बस, लेकिन आपको
प्रूफ करना है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, तो चलिए देख लीजिए। अब ये जो है, ये प्रूफ करने के लिए आपको पहले तो पता होने चाहिए दो फॉर्मूला। अगर कहीं पे जैसे लिखा हो कॉस और कोई एंगल ए लिखा हो, कॉस ए लिखा हो, कॉस ए, और फिर उसमें जुड़ रहा हो कॉस बी, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कहीं पे अगर कॉस ए प्लस कॉस बी लिखा है तो उसके जगह पे लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दो कॉस और दो एंगल आपस में जुड़ रहे हैं, कॉस में दो एंगल जो है आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनको आप बराबर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे ये लिख सकते हैं 2 गुणे कॉस ए धन बी बटे 2 गुणे कॉस ए माइनस बी बटे 2। ठीक इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हो साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस, यहां पे कॉस आ गया, ए माइनस बी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले जो हैं, जैसे सर्व समीकरण मैंने आपको बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वैसे ही ये भी आपकी सर्व समीकरण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस बाएं पक्ष को हम लेकर के चलेंगे LHS को, और इसको हम सॉल्व करके इसके बराबर दिखाएंगे दाएं पक्ष के RHS के बराबर। तो बाएं पक्ष में हमारा लिखा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, और बटे में लिखा है sin 3 थीटा प्लस sin थीटा। अब देखिए वहां फॉर्मूले में देखिए, जहां पे cos a प्लस cos b लिखा होता है, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब cos a की जगह है 3 थीटा और cos b की जगह है थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस थीटा, a प्लस बी होता है, a प्लस बी बाई 2, तो 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 हो गया, इंटू कॉस a माइनस बी यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, और फिर बटे में जहां पे साइन a प्लस बी लिखा होता है, यहाँ पे लिखा है साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू अब इसके बाद कॉस आता है। देखिए फॉर्मूले में क्या आता है? कॉस। साइन, यहाँ पे दोनों साइन था, लेकिन यहाँ पे बाद वाले में क्या आता है? कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब देख लीजिए क्या होगा, 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह ऊपर नीचे 2 आ रहा है, तो इसको काट सकते हैं, काट दीजिए। अब cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा? 4 थीटा, और बटे 2 कितना है? 2 से भाग जाएगा 4 थीटा में, बचेगा 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा और इंटू यहाँ पे cos 3 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा, और बटे है 2, तो 2 थीटा का 2 और ये 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा cos थीटा, और यहाँ पे बटे में ये कितना है? साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा, और इंटू ये कितना यहाँ पे बचेगा? cos थीटा। अब देखिए cos थीटा कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, और यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा बाई साइन थीटा। अब कहीं पे अगर लिखा रहे cos a बाई साइन a, तो ये क्या होता है? ये होता है cot a। ठीक है, साइन a बाई cos a tan a होता है। इसी तरीके से इसका उल्टा जो होता है वो cot होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, तो a की जगह कितना आ रहा है? 2 थीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cot 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा cot 2 थीटा, जो कि बराबर है आपके दाएं पक्ष के, यानी कि राइट हैंड साइड के RHS के। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 36 है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, ये आपको प्रूफ करना है। तो एक पक्ष को हम लोग लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan को लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, और यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो चुका है तो बचा कितना -1। अब इसके बाद हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पूरे के बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 था और यहाँ पूरे के बटे 1 था। अब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा हो जाएगा, हर समान करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, आपको पता है सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। और अगर हम लोग लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं, अब लिखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा था tan स्क्वायर थीटा को कितना लिखा था साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यही हमारा RHS में दिया गया है, तो ये RHS के बराबर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बस एक दूसरे में परिवर्तित करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद देखिए प्रसंख्या 37 है, यहाँ पे प्रसंख्या 37 क्या कह रहा है, प्रसंख्या 37 साइन 48 डिग्री बाई कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री बाई साइन 42 डिग्री बराबर 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी हम बायां पक्ष लेकर के चलेंगे। देखिए साइन 48 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, 48 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 कितना होता है 48। ठीक, और फिर बटे में है कॉस 42 डिग्री, और फिर प्लस कॉस 42 डिग्री को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 42। बस हम 48 की जगह 90 माइनस 42 लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, और बटे में है साइन 42। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया कि जो पूरक कोण आपस में कैसे परिवर्तित होते हैं, तो कहीं पे अगर लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाता है कितना, साइन कॉस में चेंज हो जाता है कॉस थीटा के। ठीक, साइन में से अगर 90 में से कुछ घट रहा है तो वही एंगल जो होता है कॉस में हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं cos 42 डिग्री और बटे cos 42 डिग्री है, और धन अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 42 अंश हो जाएगा, और बटे में भी है साइन 42 अंश। अगर कहीं पे cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो वो हो जाता है साइन थीटा। यहाँ पे कितना लिखा था, यहाँ पे लिखा था cos 90 माइनस 42 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री। अब देखिए अंश और हर बराबर है, कट जाएगा, यहाँ भी अंश और हर बराबर है, कट जाएगा, यहाँ पे 1 और धन 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर RHS के राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही इतना आपको करना था। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 38, यदि cos a बराबर √3/2 है तो साइन a का मान बताइए। तो देखिए साइन a का मान कितना होगा, अगर cos a का मान हमको पता है तो ये √3/2,
तो हम कॉस स्क्वायर ए भी जो है पता कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बराबर 3/4। करनी में 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चाहे थीटा लिखिए चाहे ए लिखिए, बात एक ही है, बराबर 1 के होता है। अब हमको पता है वैल्यू किसकी, कॉस स्क्वायर ए की, तो (3/4 बराबर 1। अब साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 3/4 को इधर भेज दीजिए, 1 में से घट जाएगा तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे बच जाएगा 4 - 3/4 यानी कि 1/4, यानी कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/4 हो गई। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी √1/4। अब देखिए अंश में 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 1/2। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 39 है, साइन -210 डिग्री का मान होगा। साइन -210 डिग्री को कितना लिखा जा सकता है, अब देखिए साइन नेगेटिव, साइन में अगर लिखा हो -थीटा तो ये बराबर हो जाता है साइन माइनस साइन थीटा के, तो इसको लिख सकते हैं -210 डिग्री, ये हो गया। अब -210 डिग्री को अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 180 अंश धन 30 अंश। ठीक, ये लिख दिया आपने। अब कहीं पे अगर साइन 180 प्लस थीटा लिखा है तो 180 अंश पे जो है वो साइन खुद में ही चेंज हो जाता है, इसको लिखा जाता है माइनस साइन थीटा। ये बराबर होता है, अगर कहीं पे लिखा है साइन 180 धन थीटा तो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस पहले से है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश की। ठीक है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 30 तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 30। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, तो मान कितना आ गया 1/2। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 40 है, चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज किसी चतुर्भुज के चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, अर्थात एक वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का कोण का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो अब देखिए ये एक वृत्त है और इसी वृत्त पे अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं स्थित हों तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। जैसे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके जो चारों शीर्ष हैं वह इस वृत्त पे स्थित हैं और इसके सम्मुख कोण यानी कि A और D का जो योग होता है वो 180 अंश होता है और B के सामने C का जो योग होता है दोनों कोणों का योग वो 180 अंश होता है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 40 तक आप समझ गए। उम्मीद है कि कहीं कोई प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में इस आपके मैथ के पूरे सिलेबस को समझ पाएं और कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएं। और आप चाहते हैं अगर कम समय में बेहतर तैयारी करें तो नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पे भी आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक ऐसे बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।